जब पांडा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा सा काला सफेद भालू, है ना? पर क्या हो अगर ये पता चले कि असली पांडा वो है ही नहीं बल्कि कोई और है? एक ऐसा जीव जिसे 50 साल पहले खोजा गया था और जो आज भी कह सकते हैं कि एक रहस्य में ही जी रहा है। ये है रेड पैंडा। और देखने में जितना प्यारा है ना, उतना ही खास भी। पता है, इसे एक जीवित जीवाश्म कहते हैं। मतलब ये अपने पूरे के पूरे बायोलॉजिकल परिवार का इकलौता अकेला बचा हुआ सदस्य है। इसकी वंशावली लाखों साल पुरानी है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, रेड पैंडा और जायंट पैंडा जो काले सफेद होते हैं वो करीबी रिश्तेदार हैं ही नहीं, बल्कि मजे की बात तो ये है कि रेड पैंडा की खोज जायंट पैंडा से 50 साल पहले हुई थी। रेड पैंडा का अपना एक अलग ही परिवार है, एल्यूरिडे, जबकि जायंट पैंडा तो भालू परिवार का हिस्सा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो पांडा नाम का असली हकदार तो यही है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, हिमालय के जंगलों में, और इस अनोखे जीव की असली पहचान को समझते हैं। ये इस इलाके का एक सच्चा आइकन है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं एल्यूरिस फुल्जेंस, और जो बात इसे सच में असाधारण बनाती है वो ये है कि ये अपने पूरे बायोलॉजिकल परिवार का अकेला इकलौता जिंदा सदस्य है। इसका नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आग के रंग की बिल्ली, और इसके शानदार लाल नारंगी फर को देखकर लगता भी है कि नाम बिल्कुल सही रखा है। जरा सोचिए, एक जानवर जो घर की बिल्ली से बस थोड़ा सा ही बड़ा है और अपनी ज्यादातर जिंदगी पेड़ों पे ही गुजार देता है। उसकी वो लंबी घनी पूंछ से बैलेंस बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सर्दियों में ये एक गर्म कंबल का भी काम करती है। और इसका खाना 95% सिर्फ और सिर्फ बांस। इसी वजह से ना इसे अपने इकोसिस्टम की सेहत का एक बहुत जरूरी इंडिकेटर भी मानते हैं। लेकिन इस खूबसूरत जीव का भविष्य अब खतरे में है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो थोड़ा गंभीर है, जहां हमें ये समझना होगा कि ये अपने वजूद के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ये आंकड़ा सच में दिल दहला देने वाला है। सोचिए, पूरी दुनिया के जंगलों में अब 10,000 से भी कम रेड पैंडा बचे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। IUCN, जो कि प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने इसे ऑफिशियली एंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय घोषित कर दिया है। इसका मतलब सीधा और साफ है, अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये अनोखी प्रजाति हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि आखिर इनकी आबादी इतनी तेजी से घट क्यों रही है? चलिए उन खतरों के जाल को समझने की कोशिश करते हैं जिसने रेड पांडा के वजूद को घेर लिया है। जो सबसे बड़े खतरे हैं वो सीधे सीधे हम इंसानों की एक्टिविटी से जुड़े हैं। पहला, उनके घर यानी जंगलों का खत्म होना। दूसरा, ये बेचारे अक्सर उन फंदों में फंस जाते हैं जो लगाए तो किसी और जानवर के लिए गए थे। और तीसरा है अवैध शिकार। इनके खूबसूरत और अनोखे फर के लिए इनका शिकार किया जाता है। और ये खतरा कितना पर्सनल हो सकता है, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण सुनिए। कुछ परंपराओं में एक नई शादीशुदा जोड़ी के लिए गुड लक का सिंबल माना जाता है रेड पांडा के फर से बनी टोपी पहनना। अब सोचिए, ये एक ऐसी परंपरा है जो सीधे सीधे अवैध शिकार को बढ़ावा देती है। देखिए, रेड पांडा का लगभग आधा घर पूर्वी हिमालय के यही खूबसूरत जंगल हैं। पर मुश्किल ये है कि ये जंगल खुद डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के बहुत बड़े प्रेशर में हैं। इससे इन जीवों का बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि जहां इंसान प्रॉब्लम का हिस्सा है, वहीं सॉल्यूशन की असली चाबी भी उन्हीं के पास है। चलिए देखते हैं कि कैसे लोकल कम्युनिटीज ही इन जंगलों के असली रक्षक बन रहे हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया की 80% बायोडाइवर्सिटी उन इलाकों में है जिन्हें लोकल और इंडिजिनस लोग मैनेज करते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि संरक्षण की कोशिशों में इन लोगों को सबसे आगे क्यों रखना चाहिए। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये जमीन पर हकीकत में हो रहा है। जैसा कि दीप ज्योति यूथ क्लब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील बंतावा राय बताते हैं, जब लोकल लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो अपने ही इकोसिस्टम को बचाने के लिए मजबूत बनते हैं, उन्हें ताकत मिलती है। रेड पांडा नेटवर्क जैसी संस्थाएं कमाल का काम कर रही हैं। वो रेस्टोरेशन गार्डियन जैसे प्रोग्राम चला रही हैं। इसमें वो लोकल लोगों को कमाई के नए रास्ते दे रही हैं, जैसे याक के गोबर से फ्यूल बनाना या इको टूरिज्म, ताकि उनकी जंगलों पर डिपेंडेंसी कम हो सके।
और साथ ही वो फंदों को हटाने और लोगों में जागरूकता फैलाने का भी बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ कम्युनिटी की कोशिशें ही काफ़ी नहीं हैं, इसके साथ साथ एक साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी उतनी ही ज़रूरी है, और यहीं से उम्मीद की एक नई किरण नज़र आती है। दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क एक बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। वहाँ रेड पांडा का एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है, और प्लान ये है कि अगले 5 सालों में 20 रेड पांडा को वापस जंगल में छोड़ा जाएगा। ये सच में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक जैसी संस्थाओं ने भी अवैध शिकार से निपटने के लिए एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे जानवरों की पहचान के लिए एक डीएनए डेटाबेस बनाना, क्राइम्स को ट्रैक करना, पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करना और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को और मजबूत बनाना। मतलब हर तरफ से काम हो रहा है। आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रेड पांडा सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक स्वस्थ, सेहतमंद जंगल का जीता जागता प्रतीक है। इसका वजूद सीधे सीधे हमारे पर्यावरण की सेहत से जुड़ा है। तो सवाल यही है कि अगर हम इस इतने ज़रूरी इंडिकेटर को बचाने में नाकाम रहते हैं, तो ये हमारे खुद के भविष्य के बारे में क्या इशारा करेगा।